बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ रही है और उसकी वजह दोनों तरफ के स्टेटमेंट्स हैं। अमित शाह का स्टेटमेंट एक इंडिया से आया है, दो कि उस स्टेटमेंट को बहुत बदल दिया गया, उसको मैनिपुलेट किया गया, लेकिन फिर भी एक स्टेटमेंट है जो खबरों के अंदर गर्दिश कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें तब्दील की गई हैं। तो टेंशन बढ़ी है। यहाँ पे पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने भी एक स्टेटमेंट दिया है और एक हाई अलर्ट की सिचुएशन है और ये दावा किया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किसी किस्म का कोई एडवेंचर हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान से जिस किस्म की तवक्कुआत अरबों को है या अमेरिकन को है, इस माहौल में अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है तो पाकिस्तान को कम से कम एक फेस सेविंग जरूर मिलेगी कि हम तो अपने पंगे में पड़े हुए हैं या हमें अपनी मुसीबत पड़ी हुई है, तो अभी तो हम ईरान की तरफ लड़ाई नहीं कर सकते या दीगर मामला को हम नहीं देख सकते। देखिए ना, यही होता है जब आप हथियार हाथ में लेकर फैसला करते हैं। कितने आराम से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बेवकूफ बन गई, पार्लियामान से बात नहीं की, किसी से इजाजत नहीं ली, सियासतदानों को इन्वॉल्व नहीं किया, खुद ही फैसला किया और खुद ही सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा कर लिया। अब उस दिफाई मुआहदे के ऊपर कौम को एतमाद में लिया नहीं, किसी को कोई पता नहीं उसके अंदर क्या है, और अब सबको ये कहते फिरते हैं कि जनाब हम फंस गए हैं, हमने दिफाई मुआहदा किया हुआ है तो ईरान को हर सूरत में रोकना पड़ेगा। ईरान रुकता नहीं है। ईरान हर दूसरे दिन पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर देता है, पाकिस्तान जिंदाबाद कह देता है, पाकिस्तान की हुकूमत को सबको अपना भाई बना लेता है। अब ये बड़ा टेक्निकल काम है। ईरान एक तीर से दो शिकार करता है। नंबर एक, ईरान पाकिस्तान को इखलाकी तौर पर एक दबाव में ले लेता है कि हमारे खिलाफ लड़ाई में मत आना, हम तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी राय दे रहे हैं, अपने जहाज भी यहां से निकालो और लेकर चले जाओ। जहाज 20 के करीब पहले निकाले, 10 एक और निकाले, तो पाकिस्तान को जो है वो इजाजत मिलती रहती है। पाकिस्तान का वजीर इतलात कह रहा था कि हमारे तो बंदरगाहों के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं जहाजों की, हमारे पास तो टैंकर आ रहे हैं, किल्लत का मसला ही पाकिस्तान में कोई नहीं है। तो ये ईरान की मेहरबानी से है ना, दुनिया के लिए रुका हुआ तेल हमारे लिए नहीं रुक रहा, तो ईरान ने पाकिस्तान के लिए बड़ी गुंजाइश छोड़ी हुई है और लड़ाई के लिए गुंजाइश दे नहीं रहा। दूसरा, वो जो पाकिस्तान की तारीफ करता है तो इससे सऊदी अरब को, यूएई को बहुत तकलीफ होती है। वो कहते हैं यार पैसे हमने इनको दिए हुए हैं, अरबों डॉलर ये हमारा इतने अरसे से दबा के बैठे हुए अपने कौमी खजाने में, इनके लोग हमारे पास काम करते हैं, फॉरेन रेमिटेंस यहां से जाता है और ईरान इनकी तारीफें कर रहा है इस वक्त लड़ाई में, तो उन्हें ये चीज तकलीफ देती है। और इसी तरह अमेरिका को भी डोनाल्ड ट्रंप ने, माई फेवरेट फील्ड मार्शल वो तो आसिम मुनीर है, और शहबाज शरीफ जो है उनका बेहतरीन खूबसूरत टॉय है जिसको वो बहुत एंजॉय करते हैं। तो इस तरह के लोगों को फिर तकलीफ तो होती है कि जनाब वो इसकी तारीफें किस चक्कर में करें। देखें, कोई अगर दुश्मन तारीफ करे ना किसी दोस्त की तो उस दोस्त से भी गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं। ह्यूमन साइकी है। भारत, ये ईरान एक तीर से दो शिकार करता है। भारत ने 7 साल के बाद यानी 2019 में भारत ने ईरान से तेल खरीदना, गैस खरीदना ये बंद कर दिया था। वो इसलिए बंद कर दिया था कि आलमी सतह पे पाबंदियां लग गई थी और अमेरिका ने मना कर दिया था। लेकिन अभी अमेरिका के साथ इस वक्त ईरान की जंग चल रही है और तेल के रास्ते बंद है। भारत को अपनी जरूरियात पूरी करनी है तो भारत ने अपनी एक पॉलिसी बनाई है बड़ी शानदार कि वो अपनी आवाम के मफाद में फैसला करता है। वो नहीं देखता कि अमेरिका क्या कहेगा तो मोदी की हुकूमत गिरा देगा, वो नहीं देखता कि बर्तानिया क्या कहेगा, यूरोप क्या कहेगा, रशिया क्या कहेगा। वो अपना फैसला करते हैं। वो रशिया से भी तेल लेते हैं, सस्ता तेल लेते हैं। पाकिस्तान के पास मौका था, हमारे जर्नैलों ने रजीम चेंज कर दिया पकड़ के, उन्होंने जंग के इस माहौल में लेना शुरू कर दिया तेल और गैस ईरान से। ये खबर आई हुई है और बेंगलोर में जहाज पहुंच गया 7 साल के बाद। 2019 में अमेरिकी पाबंदियों के बाद उन्होंने ये मामला खत्म किया था, लेकिन इस वक्त इंडिया एक मरतबा फिर ईरान से तेल और गैस खरीद रहा है। तो देखिए, ये तो ईरान की बड़ी कामयाबी है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद रहा? सवाल तो ये पैदा होता है। ये नहीं, पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी जर्नैल डोनाल्ड ट्रंप के पसंदीदा है, तो इनको भी इजाजत दे देना कि ईरान से खरीद लें। पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद रहा और क्यों अनाउंसमेंट नहीं कर रहा उसकी? हालांकि यहाँ बड़ा मार्जिन पाकिस्तान को मिला है। पाकिस्तान में तो तेल की रेल पेल होनी चाहिए, किल्लत ही नहीं है वो कहते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में वज़ीर इत्तलात की आप बात मान लेंगे तेल की किल्लत नहीं है, तो एक सवाल पैदा होता है बड़ा कॉमन सेंस का, फिर बच्चों को स्कूल बंद क्यों किए आपने? तेल महंगा होने पे तो स्कूल बंद नहीं होते ना, किल्लत होने पे स्कूल बंद होते हैं। आपने बच्चों के स्कूल क्यों बंद किए अगर तेल की किल्लत नहीं है? तो अगर तेल की किल्लत नहीं है तो आपने पीएसएल के मैचेस के अंदर से तमाशाइयों को कहां गायब कर दिया? अगर तेल की किल्लत नहीं है तो आपने ये सारे ड्रामे पाकिस्तान में क्यों किए और कीमत को भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ा दिया, दुनिया में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया पकड़ के। ये तो पीएमएलएन के लोगों ने और बाकी सब ने इनको बताया कि बहुत जूतियां पड़ेंगी अवाम के अंदर जाएंगे, तो बल तो इन्होंने जाना ही नहीं, अवाम से वोट ही नहीं लेना। लेकिन ये 80 रुपए का लेवी वाला जो ड्रामा इन्होंने किया है
तो बाकी जो 80 रुपए बकाया है वो लेवी किसने लगाई है? कोई इसराइली वज़ीर आज़म ने लगाई है? राणा सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दिया था ना। राणा सनाउल्लाह ने कहा जी एहतजाज करना है तो इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ करें, हमारी हुकूमत के खिलाफ ना करें, हमने तेल महंगा नहीं किया। तो क्या पाकिस्तान में तेल महंगा नेतन्याहू करता है? पाकिस्तान में तेल महंगा करने के फैसले नेतन्याहू करता है? और इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ क्यों एहतजाज करें? अमरीकी सदर का आपने मशवरा क्यों नहीं दिया? असल में तो जंग अमरीकी सदर ने शुरू की है। इसराइल का बस चलता वो तो 10 साल पहले कर देता, 20 साल पहले कर देता। तो इसराइल तो अमेरिका को लाना चाह रहा था बीच में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जंग शुरू की। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलते पाकिस्तानी वज़ीर। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाज करो, और पाकिस्तान में एहतजाज करने के लिए छोड़ते किसको है? वो तहरीके लब्बैक वाले इसराइल के खिलाफ ही निकले थे ना, वहां कत्लेआम कर दिया मुरीदके में। इससे पहले जब जब कोई निकला इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने के लिए, इस हुकूमत ने छोड़ा किसी को नहीं। इसराइली अखबारात ने लिखा कि जब से आसिम मुनीर साहब आए इसराइल बड़ा राजी है। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने ताकत से कुचल दिया हर उस एहतजाज को जो इसराइल के खिलाफ या फलस्तीनियों के हक में हुआ। ये इसराइली अखबारात ने लिखा, मैं तो नहीं कह रहा। भारत ले रहा है ईरान से तेल गैस। पाकिस्तान जो है वो कह रहा है जी हमारी तो लाइनें लगी हुई है और तमाशा देख रहा है, पाकिस्तान को भी लेना चाहिए। माओ के बेटों को आमने सामने खड़ा कर देते हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती। यानी ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, ये कौन है? कहीं बाहर से आए हों। और ये जो कश्मीरी अपने हकूक मांग रहे हैं, ये कौन है? ये कोई बाहर से आए हों। तो वो भी माओ के बच्चे हैं, ये भी माओ के बच्चे हैं। और वो एक माँ बिलक बिलक के कह रही है, हालांकि इनके बच्चे आपस में जो है वो लड़ रहे हैं इस वक्त। बच्चों को वो लड़ने के शौकीन नहीं है, उनको लड़ाया जा रहा है आपस में। लड़ाने वाले कौन है? बंद कमरों में बैठे हुए कि जनाब हमने कंट्रोल करना है तमाम वसाइल के ऊपर, पैसा हमारी जेब में जाना चाहिए, कारोबार हम करेंगे, जमीनों पे हमारा कब्जा होगा, ये हम कंट्रोल हाथ से जाने नहीं देंगे। वो कंट्रोल, कब्जा, मफाद, मुनाफा, ये वो चीजें हैं जो माओ के बच्चों को आमने सामने लाकर खड़ी कर देते हैं। है कोई इंसाफ, कोई कानून? कुछ भी नहीं। यानी प्रोपेगेंडा किया जाता है ना, पंजाब के अंदर से बैठ के लोग कहते हैं कि जनाब ये लोग तो बहुत बुरे हैं, कश्मीरी ये हैं, कश्मीरी वो हैं, कश्मीरियों को गाली दी जा रही है। इससे पहले पश्तूनों को गाली दी गई। यहाँ ये पीएमएलएन का वतीरा है। पीएमएलएन ने हमेशा नफरत की सियासत की है। इनके सहाफियों ने, इनके दानिश्वरों ने, इनके पॉलिटिशियंस ने बलोचों के खिलाफ जबान दराजी की, नफरत फैलाई, सिंधियों के खिलाफ इन्होंने किया, और कितना गलीज प्रोपेगेंडा किया। पिछले दिनों आपने देखा पश्तूनों के खिलाफ इन्होंने क्या किया कि पश्तून इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकता था बेचारा, सड़कों पर रोककर जलील करते थे। अब कश्मीरियों के साथ वही नफरत फैला रहे हैं। ये बेशर्मी बंद होनी चाहिए। इस बेशर्मी की कोई गुंजाइश नहीं है। उधर एक एसपी है, वो उसका वो भतीजा जो है उसे गोली लग गई, वो भी शहीद हो गया। वो जब लाश लेकर जा रहे थे तो एसपी आया तो उसने कहा ये तो मेरा अजीज है। वहां रोला पड़ गया कि एसपी शहजाद जो है वो खड़ा हुआ है मुजाहिरीन के खिलाफ अपनी फोर्स लेकर एहतजाज को रोकने के लिए, और गोली चलती है, उसके अपने भतीजे को गोली लग जाती है। तो माओ के बच्चे तो आपने सामने कर दिए ना आपने। यानी जो दुश्मन नहीं कर सका वो आपने खुद कर दिया। जिसका दुश्मन ने ख्वाब देखा कि इनके घर के अंदर हम आग लगाएं, वो आपने खुद कर दिया। बांग्लादेश में भी आपने यही किया, बलूचिस्तान में भी आपने यही किया, कबायली इलाकों में भी आपने यही किया, और आज कश्मीर में भी आप यही कर रहे हैं। इस नफरत की आग को बुझाइए। आप अपनी एक बोटी सेकने के लिए, अपना एक बारबेक्यू करने के लिए, अपनी अयाशी के लिए पूरे मुल्क में आग नहीं लगा सकते। ये लोग अपने हुकूक मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं मैं आपको दिखाता हूं कि इनको आपने दिया क्या है। देखें, कश्मीर को तो एक मिसाली खित्ता बनाया जाना चाहिए था ना, कि आपका मुकदमा था कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। वो आजाद कश्मीर को देखकर बनेगा भाई। अगर आप आजाद कश्मीर को नहीं बना पाएंगे तो कैसे बनेगा? आजाद कश्मीर में अपने ले जाके आप 8-9 वजीर बना लेते हैं, बिठा देते हैं पाकिस्तान से, उनके जरिए से आप पूरे निजाम को कंट्रोल करते हैं, उनके मफादात के ऊपर चोट पहुंचाते हैं। ये देखें ना, हुकूमत के जारी इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक आजाद कश्मीर के 63% सरकारी स्कूलों में पीने का पानी नहीं है, 60% की चारदीवारी नहीं है, 57% में बिजली की सहूलत ही नहीं है, 46% स्कूलों में बाथरूम ही नहीं है। तो रियासत खाली के डंडा चलाएगी, कोई काम नहीं करेगी। तो आजाद कश्मीर को जो आप बार बार ताने देते हैं कि हमने तुम्हें ये दिया, हमने तुम्हें वो दिया, भाई वहां से पानी आता है, वहां से बिजली बनती है, जो वो आपको देता है वो तो आपको वो नहीं कह रहे। उनको जो सब्सिडी मिलती है वो किसी वजह से मिलती है, उनके साथ आपका एक एग्रीमेंट है। इस तरह तो आप कल को कहेंगे यहाँ पे जो आपका मालाकंड का इलाका है, स्वात का एरिया है, या दीगर कुछ इलाके हैं, वहां पे आपके टैक्सीज नहीं लगते। वहां जो गाड़ियां हैं वो नॉन कस्टम गाड़ियां चलाने की इजाजत है, वहां से सरकार टैक्स नहीं लेती, क्योंकि उस वक्त जब वो पाकिस्तान में शामिल हुए थे तो ये मुआहिदा हो गया था। तो आप कहेंगे जनाब तुम टैक्सीज नहीं लेते, इनको भी पकड़ो। आपने मुआहिदों की पासदारी करनी होती है, आपने अमल दरामद करना होता है और तरीके से आगे बढ़ना होता है। इलाकों को आप तरक्की देते हैं, उससे मुल्क तरक्की करता है। आपने उन्हें क्या दिया? हमेशा उन्हें मुहाजिरीन की सीटों के ऊपर, उनके ऊपर अपनी कठपुतलियां और अपने मोहरे जो है वो आपने मुसल्लत कर दिए। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं नाज़रीन, जरा इसको क्लियर कर लें। ये बहुत प्रोपेगेंडा हो रहा है, बहुत रौला पड़ गया कि मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें, तो मैं और आसान कर देता हूं आपके लिए।
जब ये 12 नशिस्तें आई थी ना, जब इन 12 नशिस्तों को बनाया गया था तो बड़ी नेक नियति के साथ बनाया गया था और ये फैसला किया गया था कि मकबूजा कश्मीर का नाम हम जिंदा रखेंगे, मकबूजा कश्मीर की जिद्दोजहद को हम मरने नहीं देंगे, उनके नुमाइंदगान हमारी असेंबली के अंदर बैठेंगे। बहुत अच्छा जेस्चर था। जो मकबूजा कश्मीर से हिजरत करके, अब मेरी फैमिली भी वहां से आई हुई है ना मकबूजा कश्मीर से, तो वो जो वहां से हिजरत करके आए थे उनको उनके हकूक मिलेंगे और हम उनको 12 सीटें देंगे। यहां तक तो मामला बहुत अच्छा था। लेकिन फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता एस्टेब्लिशमेंट ने इन 12 सीटों के ऊपर अपने कठपुतली बिठाना शुरू कर दिए, अपने बंदे टाउट्स उठाए, तुम वहां बैठ जाओ, तुम वहां बैठ जाओ, तुम वहां बैठ जाओ। एस्टेब्लिशमेंट अपने 12 बंदे लेकर जाती है आजाद कश्मीर में, और आजाद कश्मीर से अगर थोड़े बहुत भी इनके बंदे जीत जाते तो ये उन 12 बंदों के साथ मिला के वहां पे हुकूमत बना लेते और अपने वजीरों को, अपने जो 12 बंदे उनको वजारतें अहम तरीन दिलवा देते और पूरे आजाद कश्मीर को कंट्रोल कर देते। तो एस्टेब्लिशमेंट ने इसको आजाद कश्मीर को कंट्रोल करने का, वहां की हुकूमत को कंट्रोल करने का एक फार्मूला बना लिया कि जनाब ये 12 नशिस्तों के जरिए से हमने आजाद कश्मीर को मुकम्मल तौर पे अपने कंट्रोल में रखना। ये किया एस्टेब्लिशमेंट। अब जब आपने एक चीज का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया तो फिर क्या हुआ, फिर लोगों के अंदर रिएक्शन आया। लोगों ने जब जब आजाद कश्मीर के अंदर हुकूक मांगे तो लोगों को यह समझ आई कि जो महाजर नशिस्त के ऊपर कठपुतली लाई गई है, उस कठपुतली ने उनके हकूक दबाए हुए हैं। वजह यह है कि उसने तो दोबारा इलेक्शन लड़ना ही नहीं है, वो तो जाएगा वापस लाहौर में या पेशावर में। वो उसे कौन पूछेगा कि तुम आजाद कश्मीर में क्या करके आए हो, और दोबारा से एस्टेब्लिशमेंट उसको फिर सीट दे देगी, वो फिर आके बैठ जाएगा हमारे सर के ऊपर। तो इस नाइंसाफी से तंग आकर उन्होंने आवाज उठाना शुरू की। अब मसले को समझें, जज्बाती होने की बजाय आप उनका प्रॉब्लम समझें। अब ये उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, कि कोई कहता है बैठना है, कोई कहता है नहीं बैठना। पीपल्स पार्टी कहती है बैठना चाहिए और साथ में उन्हें कलदम भी पीपल्स पार्टी करार देती है। पीपल्स पार्टी कहती है बैठना चाहिए और साथ में उनके सरों के ऊपर कीमत भी पीपल्स पार्टी रखती है। पीपल्स पार्टी कहती है बैठना चाहिए और पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत उनके ऊपर लगातार क्रैकडाउन भी करती है। पीपल्स पार्टी कहती है बैठना चाहिए और पीपल्स पार्टी ही पाकिस्तान से दरखास्त करके रेंजर्स को, एफसी को और पुलिस को आजाद कश्मीर के अंदर दाखिल करती है। तो ये पीपल्स पार्टी की दोगली पॉलिसी है, मुनाफिकाना पॉलिसी है। ये इसके जरिए अपनी सियासत जिंदा रखना चाहते हैं, हालांकि ये बहुत बड़ी ज्यादती का हिस्सा है ये लोग। और अब एक और फैसला किया गया है कि जो 177 एफआईआर हुई थी, जो पहले वापस ले ली गई थी पिछले एहतजाज के बाद, वो कह रहे हैं जी पिछली रियायतें खत्म कर रहे हैं और 177 जो एफआईआर थी उन एफआईआर को वापस बहाल किया जा रहा है। ये नादरीन अब सूरत हाल है कि एफआईआर वापस बहाल की जाएंगी और जितनी मैक्सिमम हो सकता है नफरत फैलाई जाएगी। पिछली मरतबा ये दावा किया गया था कि हमारी बड़ी अच्छी बातचीत हो गई है, हम मुज़ाकरात में कामयाब हो गए हैं और कश्मीर जो है यहाँ पे अब अमन आ जाएगा और हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, इनके मुतालबात बहुत जायज हैं, ये कहा गया था। लेकिन फिर 2 साल तक ताखीर करने के बाद अब जब असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है तो भी उनको उनका हक नहीं मिला। अब वो ये कहते हैं कि इसी असेंबली में आप हमें हमारा हक दीजिए, लेकिन हुक्मरान ऐसा करने से गुरेज़ हैं, वो ये कर नहीं रहे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने काफी साथ दिया इसमें कश्मीरी अवाम का, यानी तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ही एक अपोजिशन का रोल प्ले कर रहा है। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने जोरदार तरीके से आवाज उठाई आजाद कश्मीर के अवाम के लिए और ये बहुत अच्छी बात है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सोशल मीडिया है या आप एक आम आदमी है, पाकिस्तानी है, आपके पास सोशल मीडिया है, तो आप कश्मीरियों का साथ दीजिए। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त नफरत फैलाने की गुंजाइश है, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त गोली चलाने की गुंजाइश या जरूरत है। बैठकर बात करनी चाहिए, मसले को हल करना चाहिए। गोलियों से नफरत बोई जा सकती है और इस फसल को काटना पड़ेगा, आपको नहीं तो आपके बाद आने वालों को, लेकिन ये फसल नफरत की अगर पक गई तो इसे काटना पड़ेगा, बहुत खून बह जाएगा। सुहेल अफरीदी ने भी इस पे स्टेटमेंट दिया है, वो कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर बड़ा फड्डा पड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने कश्मीर के बुनियादी हुकूक के लिए एक स्टेटमेंट दिया उनके हक में और कश्मीर पाकिस्तान की शारक है, यहां से ये मामला उन्होंने शुरू किया। लेकिन जब भी कोई सरकार में होता है ना, जब भी किसी की हुकूमत होती है, जब पीटीआई की हुकूमत थी तो तब वो भी ऐसे एलिमेंट को इन लोगों को पसंद नहीं करते थे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। तो अपोजिशन में तो आप ये सारा कुछ करते हैं, आप हर आवाज को उठाते हैं अपने मफाद के लिए, लेकिन आपका असल इम्तिहान होता है जब आप हुकूमत में आते हैं। देखें ना, ये सुहेल अफरीदी वगैरह कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि ड्रोन हमला नहीं होगा, ड्रोन हमला होने नहीं देंगे, हम ये कर देंगे, अगर मिलिट्री ऑपरेशन हुआ तो वो कर देंगे, सारा कुछ हो रहा है। एक भी एफआईआर इन्होंने नहीं की। तो अली अमीन गंडापुर के टाइम पे तो बड़ा रोला डालते थे, लेकिन अब सुहेल अफरीदी का टाइम आ गया तो कुछ करते भी नहीं है और रोला भी नहीं डालते। तो अली अमीन गंडापुर ने अब रोला डालना शुरू कर दिया और वो मेरे ख्याल में एक बात जो अली अमीन ने की वो बात ठीक है। आप इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने एक बात की वो बिल्कुल ठीक है। उसने कहा यार तुम नाचो तो फैशन और हम नाचे तो मुजरा, ये क्या तरीका है? तो अल्फाज ठीक नहीं है, उसको वो
और बहुत सारी इस तरह की मिसालें बनी हुई है। लेकिन ठीक है, अली अमीन गंडापुर ने कह दिया कि तुम नाचो तो फैशन है, हम नाचे तो मुजरा है। वो एक और उसको कहते हैं कि साडा कुत्ता कुत्ता ताडा कुत्ता टॉमी, ये भी वो कहते हैं लोग। मिसालें इस तरह की बहुत सारी बनी हुई है। लेकिन गंडापुर की बात ठीक है। देखिए, अगर गंडापुर ने ये साबित किया वक्त के साथ कि वो समहाउ वो कंप्रोमाइज था, या वो चीजों को एक लेवल से आगे नहीं ले जा पाया, या वो लड़ाई को उस तरह नहीं लड़ पाया जैसे लोग तवक्को कर रहे थे, तो गंडापुर उसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया। सुहेल अफरीदी लड़ाई को शुरू ही नहीं कर पाया। यानी जो लड़ाई इमरान खान लड़ रहा है, गंडापुर उस लड़ाई को लड़ता तो था लेकिन मुकम्मल नहीं करता था। सुहेल अफरीदी का प्रॉब्लम यह है कि जो लड़ाई इमरान खान लड़ रहा है जेल से बैठ के, सुहेल अफरीदी उस लड़ाई को शुरू ही नहीं करता। यानी वो तहरीक बनाने के हक में ही नहीं, ऐसा लगता है। सुहेल अफरीदी ने अभी तक तहरीक बनाने के लिए एक कदम नहीं चला। इमरान खान ने कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करनी है, सुहेल अफरीदी ने कहा कि करनी है, लेकिन की नहीं। अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। पार्टी के अंदर जो है वो रोला पड़ा हुआ है, लड़ाई बढ़ रही है। अली अमीन गंडापुर और उनके जो इत्तेहादी हैं, जो उनके साथी हैं, वो मुतहर्रिक हो रहे हैं, और ये सारा मौका सुहेल अफरीदी ने खुद दिया। मेरे ख्याल में बहुत कम चांस रह गया, बहुत थोड़ा चांस रह गया सुहेल अफरीदी के पास कि वो कुछ करके अपनी साख